Hello everyone, welcome back to our online English classes at Shri Ram College 17 RB राइसिंग नगर। स्टूडेंट्स, आज हम करने वाले हैं बायोग्राफी ऑफ सैमुअल टेलर कॉलेरिज। एस.टी. कॉलेरिज का नाम आपने बिल्कुल सुना होगा, लिटरेचर के अंदर बहुत ही एमिनेंट है, बहुत ही फेमस नेम है। आज हम उनकी एक बायोग्राफी करने वाले हैं। ओके, तो सबसे पहले मैं इनके बारे में बता दूं कि इनका जो हमारे लिटरेचर के अंदर जो एरा है वो रोमांटिक एरा है, और इन्होंने अपने फ्रेंड विलियम वर्ड्सवर्थ के साथ मिलके ही जो रोमांटिक एज है उसको लॉन्च किया था 1798 के अंदर। ओके, तो स्टूडेंट्स, अब हम इनके बारे में, इनकी लाइफ की जो कुछ अमेजिंग इंसिडेंट्स हैं उनके बारे में हम बात करेंगे। तो शुरू करते हैं बायोग्राफी ऑफ सैमुअल टेलर कॉलेरिज। सबसे पहले बात करें सैमुअल टेलर कॉलेरिज की, तो बॉर्न ऑन 21 अक्टूबर 1772 ऑट्री सेंट मैरी यूके। तो ऑट्री सेंट मैरी यूके यूनाइटेड किंगडम इंग्लैंड के अंदर इनका बर्थ हुआ था 21 अक्टूबर 1772 को, और इनकी डेथ यूके के अंदर ही हुई थी, लंदन के अंदर हाई गेट में 25 जुलाई 1834। अब आपको शुरू में मैंने बताया कि इन्होंने ही विलियम वर्ड्सवर्थ के साथ मिलकर 1798 के अंदर रोमांटिक मूवमेंट को इंग्लैंड के अंदर लॉन्च किया था। ओके, और जो हमारी रोमांटिक एज है वो 1837 को फिनिश हुई थी, लेकिन उससे 3 साल पहले ही अनफॉर्चुनेटली एस.टी. कॉलेरिज की डेथ हो गई थी। तो इनके बारे में बात करेंगे। ही वॉज एन इंग्लिश पोइट, ब्रिटिश इंग्लिश पोइट है। ओके, लिटरेरी क्रिटिक भी रहे हैं, फिलोसफर रहे हैं, एंड थियोलॉजियन। विद हिज फ्रेंड विलियम वर्ड्सवर्थ वॉज अ फाउंडर ऑफ द रोमांटिक मूवमेंट। आपको मैंने बता दिया कि इन्होंने अपने फ्रेंड विलियम वर्ड्सवर्थ के साथ मिलकर रोमांटिक मूवमेंट को इंग्लैंड के अंदर लॉन्च किया था, एंड अ मेंबर ऑफ द लेक पॉइंट्स, और ये लेक पॉइंट्स के मेंबर थे। अब देखिए लेक पॉइंट क्या होता है। अब लेक पॉइंट स्पेशली जो इंग्लैंड के लेक डिस्ट्रिक्ट में रहने वाले हैं। ओके, लेक डिस्ट्रिक्ट में रहने की वजह से इनको लेक पॉइंट्स बोला जाता है। एडिनबर्ग से आप थोड़ा सा इसका कनेक्शन देख सकते हैं कि एडिनबर्ग एक लेक डिस्ट्रिक्ट है इंग्लैंड का, तो वहां पे जितने भी पॉइंट्स रहते हैं उन सभी को लेक पॉइंट्स कहा जाता है। हालांकि इनका थॉट सभी का अलग अलग हो सकता है। ओके, ऑल्सो शेयर्ड वॉल्यूम्स एंड कोलैबोरेटेड विद चार्ल्स लैम्ब। अब इन्होंने बहुत सारे दूसरे लोगों के साथ में कोलैबोरेट किया, जैसे वर्ड्सवर्थ के साथ में किया, या चार्ल्स लैम्ब के साथ में किया, रॉबर्ट सदे के साथ में किया, चार्ल्स लॉयड के साथ में इन्होंने कोलैबोरेट करके लिखा, उनके साथ में मिलकर, यानी कि इन्होंने एक सिंथेसिस, एक कोलैबोरेट, एक ब्लेंडेड इन्होंने लिटरेरी कॉम्पोजिशंस लिखे। ओके, तो इनके बारे में पता लग गया होगा आपको कि एस.टी. कॉलेरिज जो है सैमुअल टेलर कॉलेरिज इनका पूरा नाम है, और ये रोमांटिक मूवमेंट से बिलोंग करते हैं, और इनको मेटाफिजिकल पॉइंट बोला जाता है। वन ऑफ द इंपॉर्टेंट फैक्ट अबाउट एस.टी. कॉलेरिज इज दैट ही इज अ मेटाफिजिकल पॉइंट। ये एक मेटाफिजिकल पॉइंट है, लाइक जॉन डन, जॉन ड्राइडन, सैमुअल जॉनसन, उन्हीं की तरह ये क्या है, एक मेटाफिजिकल पॉइंट है। मेटाफिजिकल पॉइंट बताने की जरूरत नहीं है आपको, बहुत बार पहले हम बात कर चुके हैं कि मेटाफिजिकल पॉइंट्स क्या होते हैं। ओके, तो आगे देखते हैं इनके बारे में। अब एस.टी. कॉलेरिज, देखिए कोई भी इंसान जब लिटरेचर को, पोइट्री को अपना कैरियर चूज करता है ना, तो वो किसी न किसी से इन्फ्लुएंस होता है, उसका कोई ना कोई रोल मॉडल होता है लाइफ के अंदर। तो एस.टी. कॉलेरिज भी बहुत से ग्रेटेस्ट पोइट से, राइटर से बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस थे, जिनमें से आप नंबर 1 पर देख रहे हैं विलियम शेक्सपियर से बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस थे, जॉन मिटल से, इमैनुअल कैंट से, रॉबर्ट बर्न से, एडमंड बर्ग से, थॉमस ब्राउन से। ये कुछ ऐसे नाम हैं हमारे लिटरेचर के अंदर जिनसे बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस्ड हुए थे एस.टी. कॉलेरिज। एस.टी. कॉलेरिज की लाइफ के बारे में एक आपको मैं और इंटरेस्टिंग इंसिडेंट बताता हूँ कि एस.टी. कॉलेरिज को ओपियम ईटर भी बोला जाता है। ओके, इन्हें ओपियम का एडिक्शन हो गया था। आप ये कह सकते हैं कि लाइफ का सबसे जो भद्दा, सबसे जो बैड पार्ट था इनकी लाइफ का यही था कि इनको अनफॉर्चुनेटली एडिक्ट हो गए थे ओपियम लेने के। वो आगे बात करूंगा मैं इनके बारे में, थोड़ा सा डिटेल से बढ़ते हैं। सैमुअल टेलर कॉलेरिज वाज बोर्न इन 1772 इन ऑट्री सेंट मैरी इंग्लैंड। हिज फादर वाज अ वेल लिंक्ड क्लर्जीमैन। इनके फादर एक क्लर्जीमैन थे, ओके, यानी कि एक रिलीजियस मैन थे, एंड स्कूल हेडमास्टर, और स्कूल के हेडमास्टर थे। वो टॉट लैटिन एंड यूज्ड ड्रामेटिक हेब्रू कोटेशंस फ्रॉम द ओल्ड टेस्टामेंट इन हिज सरमन्स। जो कि अपने सरमन के अंदर क्या यूज करते थे, बहुत सारे लैटिन पढ़ाते थे इनके फादर, और ड्रामेटिक हेब्रू कोटेशंस यूज किया करते थे जब अपने वो सरमन्स दिया करते थे। ओके, तो सरमन आप समझते हैं ना, उपदेश दिया करते थे। व्हेन कॉलेरिज वाज 9 इयर्स ओल्ड, जब कॉलेरिज सिर्फ 9 साल के थे, हिज फादर डाइड, उनके फादर की डेथ हो गई थी। अबाउट अ ईयर लेटर, 1 साल बाद, हिज मदर सेंट कॉलेरिज टू अ चैरिटी बोर्डिंग स्कूल। तो इनकी माँ ने, वो इतना ज्यादा अफोर्ड नहीं कर पाई इनको पढ़ाने के लिए, तो इनको एक बोर्डिंग स्कूल में, एक चैरिटी बोर्डिंग स्कूल था
वहां पे इनको भेज दिया गया। कहां पे था? लंदन, जिसको कि क्राइस्ट हॉस्पिटल के नाम से जाना जाता है। ओके, तो वहां इनको पढ़ाने के लिए भेज दिया गया जब ये 9 साल के थे, क्योंकि इनके फादर की डेथ हो गई थी। अब अगर इसके बाद बात करें तो ड्यूरिंग द मिड टू लेट 1790, अगर अपने 1790 के बीच की और लेट की बात करें ना, तो उस समय कॉलेरिज ने क्या किया था? कॉलेरिज पब्लिश्ड अ मैगजीन कॉल्ड द वॉचमैन। तो इन्होंने एक मैगजीन को पब्लिश किया जिसका नाम वॉचमैन था। अ बुक कॉल्ड पॉइंट्स ऑन वेरियस सब्जेक्ट्स, जो कि एक बुक थी पॉइंट्स पर, जिसको बहुत वेरियस सब्जेक्ट्स पर इन्होंने लिखा था, अलग अलग सब्जेक्ट्स पर। एंड वाज अ फ्रीक्वेंट कंट्रीब्यूटर टू द मॉर्निंग पोस्ट न्यूज़पेपर, और एक मॉर्निंग पोस्ट करके एक न्यूज़पेपर उस समय पब्लिश हुआ करता था, तो उसमें फ्रीक्वेंट कंट्रीब्यूट करते थे, मतलब उसमें हमेशा ही कुछ ना कुछ ये कंट्रीब्यूट करते थे। ऑल्सो ड्यूरिंग दिस टाइम ही बिगिन यूजिंग ऑपियम फॉर द रिलीफ ऑफ फिजिकल पेन। अब यहां से इनकी लाइफ का एक बैड जो टाइम था वो स्टार्ट होता। आपको मैंने शुरू में बताया था कि इन्हें ऑपियम लेने का जो एक एडिक्शन लग गया था, वो ये था कि जब वर्कलोड ज्यादा होता था इनके पास में, तो इनकी बॉडी फिजिकल पेन होता था, तो जिसकी वजह से इन्होंने क्या लेना शुरू किया? ही बिगिन यूजिंग ऑपियम, इन्होंने ऑपियम अफीम लेना शुरू कर दिया फॉर द रिलीफ ऑफ फिजिकल पेन, अपने फिजिकल पेन को कम करने के लिए, कॉज्ड बाय द टूथ एक्स एंड फेशियल नोलर्जिया। ओके, तो इनको दो दिक्कतें थी, एक तो टूथ एक्के था, मतलब दांतों की बीमारी थी, और एक फेशियल कुछ करके प्रॉब्लम थी इनको, न्यूरोलेजिया करके, है ना, मतलब फेस की जो नर्व्स थी उनमें कोई दिक्कत थी इनको। तो अपने उस दर्द को कम करने के लिए क्या करते थे? अफीम लेते थे, ऑपियम लेते थे। क्योंकि ऑपियम के बारे में कहा जाता है कि ये एक बार जो हमारी पेन मैसेजिंग होती है ना, जो माइंड को जाती है, तो उसको एक बार ये रोक देती है। एट दैट टाइम ऑपियम यूज वॉज एक्सेप्टेड बाय सोसाइटी बिकॉज देयर वर नॉट मैनी अदर पेन किलर्स अवेलेबल। अब उस समय अफीम को एक अच्छा पेन किलर माना जाता था सोसाइटी के अंदर। आज के टाइम में प्रेजेंट में तो आप देखें कि अफीम बैन है, इसको इलीगल माना जाता है, मतलब जो सरकार है वो इसको इलीगल बैन कर रखा है इसको, कि अफीम नहीं ले सकते क्योंकि ड्रग है। लेकिन उस समय बहुत सारी पेन किलर्स नहीं हुआ करती थी, पेन किलर्स इतनी नहीं थी। आजकल तो आप देख रहे हैं कि हजारों की नंबर में आपको पेन किलर मिल जाएंगे। ओके, तो उस समय अफीम को एज अ पेन किलर लिया जा सकता था, तो उस समय अवेलेबल नहीं थी इतनी पेन किलर्स, तो इसलिए इन्होंने अफीम को एज अ पेन किलर लेना शुरू कर लिया। लेकिन अनफॉर्चुनेटली बाद में ये इसके अडिक्ट भी हो गए थे। ओके, इन 1798 कॉलेरिज एंड वर्ड्सवर्थ को पब्लिश्ड द बुक दैट इज सेड टू हैव लॉन्च द रोमांटिक मूवमेंट। अब आपको मैंने बताया था कि दोनों ने मिलकर 1798 के अंदर एक ऐसी बुक पब्लिश की थी जिसको रोमांटिक मूवमेंट को लॉन्च करने वाली माना जाता है, और उस बुक का नाम क्या था? इट वाज कॉल्ड लिरिकल बैलेड्स। इसको लिरिकल बैलेड्स कहा जाता है। लिरिकल बैलेड्स क्या था? अ कलेक्शन ऑफ पोइम्स था। हालांकि उसमें एसटी कॉलेरिज की 2 पोइम्स थी, बाकी सारी उसके अंदर वर्ड्सवर्थ की थी, लेकिन दोनों ने मिलकर जब लिरिकल बैलेड्स को पब्लिश करवाया 1798 के अंदर, तो वहां से लॉन्च होगी हमारी रोमांटिक एज ब्रिटेन के अंदर। एंड इंक्लूडेड वर्क्स बाय बोथ ऑथर्स, उन दोनों में ही दोनों के ही उसके अंदर क्या थे? वर्क्स थे। द लॉन्गेस्ट पोइम इन द बुक वाज द राइम ऑफ द एनिशिएंट मैरिनर। ये जो पोइम है ना, ये एक मास्टरपीस है एसटी कॉलेरिज का, तो वो उस लिरिकल बैलेड्स के अंदर इंक्लूड थी। अ स्टोरी ऑफ घोस्ट, ओमेन, सेलर्स, लॉस्ट एट सी, हेलुसिनेजिंग विजन्स, ट्रांसग्रेशंस एंड रिडेम्पशंस। तो इन मैटर्स पर ये पोइम थी, घोस्ट के बारे में थी, मतलब भूत प्रेतों के बारे में, अपशगुन शगुन के बारे में, नाविकों के बारे में, समुद्र में वो कैसे खो जाते हैं, इस तरीके से, ओके, कैसे वो हेलुसिनेट हो जाते हैं। तो इस मैटर पे इन्होंने ये पोइम लिखी थी, और इस पोइम को लिरिकल बैलेड्स के अंदर इन्होंने इंक्लूड करवाया वर्ड्सवर्थ के साथ में, और दोनों ने मिलकर रोमांटिक एज को लॉन्च कर दिया। द सेम ईयर, उसी साल में क्या हुआ? कॉलेरिज रॉट कुबला खान, उन्होंने कुबला खान पोइम लिखी। ओके, बहुत ही फेमस पोइम थी इनकी कुबला खान। द स्टोरी ऑफ ए मिस्टिकल पैराडाइज कॉल्ड जांदू। जांदू एक सिटी है चाइना के अंदर, तो एक बहुत ही मिस्टिकल पैराडाइज इसको सिटी माना जाता है जांदू को। तो उसी साल उन्होंने कुबला खान भी लिखी। कुबला खान भी इनका मास्टरपीस है। ओके, अ स्टेटली प्लेशर डॉम एज ही कॉल्स इट, और जांदू को वो एक स्टेटली प्लेशर डॉम मानते हैं। कॉलेरिज क्लेम्ड दैट कुबला खान केम टू हिम इन एन ऑपियम ड्रीम। एसटी कॉलेरिज का कहना है कि जब वो अफीम के इफेक्ट में सो रहे थे तो उनके सपने में कुबला खान आया था। कुबला खान वहां का एम्परर था जांदू का, जांदू जो सिटी थी ना वहां का एम्परर था कुबला खान। तो कहते हैं कि वो उनके सपने में आया था। ही अरोज फ्रॉम द ड्रीम एंड बिगन राइटिंग इट डाउन, और जैसे ही वो सपने से उठे तो उन्होंने लिखना शुरू कर दिया। बट अ विजिटर इंटरप्टेड हिज कंसंट्रेशन, लेकिन तभी एक विजिटर, एक मिलने के लिए उनको एक आदमी आ जाता है और उनको वो डिस्टर्ब कर देता है, और ऐसा माना जाता है कि ये पोइम अनफिनिश्ड रहेगी। ओके,
फ्रॉम 1804 टू 1806 कॉलरेज लिव्ड ऑन द आइलैंड ऑफ माल्टा। 1804 और 1806 का जो समय था ना, इस समय कॉलरेज कहां पे चले गए रहने के लिए? माल्टा में चले गए रहने के लिए। वेयर ही सर्व्ड एज एन असिस्टेंट टू माल्टाज गवर्नर। वहां पे उन्होंने, जो माल्टा के गवर्नर थे ना, उनका वो एज अ असिस्टेंट काम करने लगे वहां पे। अकॉर्डिंग टू थॉमस डिक्विंसी, वाई कॉलेज लेफ्ट माल्टा। अब थॉमस डिक्विंसी एक बहुत ही फेमस पॉइंट है ये भी, तो इन्होंने कहा कि वाई कॉलेज लेफ्ट माल्टा, कॉलेज ने माल्टा क्यों छोड़ा, इज एज डिफिकल्ट टू एक्सप्लेन अपॉन एनी प्रिंसिपल। इसको किसी भी बेस पर डिफाइन करना बहुत डिफिकल्ट है। इफ ऑर्डिनरी बिजनेस एज वाई हैड एवर गॉन देयर, और अगर अपने सिंपल बात करें तो वहां पे गए ही क्यों थे वो? ओके, मतलब अच्छा खासा इनका चल रहा था कि जब ये ब्रिटेन के अंदर थे, लंदन के अंदर थे, लेकिन 1804 और 6 का ऐसा टाइम था जब ये माल्टा आइलैंड पर चले गए थे, वहां के गवर्नर के ये एक असिस्टेंट बन गए थे। तो थॉमस डिक्विंसी कहते हैं कि बड़ी हैरानी वाली बात है कि वहां पे गए ही क्यों थे। ओके, अब क्या हुआ था, फिर ये वहां से वापस आ गए थे 1807 के लगभग ये वहां से वापस आ जाते हैं माल्टा से। अब इनकी लाइफ का जो बैड टाइम था ना, वो ये था, his opium addiction, he was using as much as 2 quarts of laudanum a week। अब laudanum एक प्रकार का क्या था, यहाँ पे स्टूडेंट्स आप देख पा रहे हैं, ये एक बहुत ही हाई डोज ओपियम डोज होती है ना, टिंक्चर करके एक ओपियम होता है, तो उसको ये 2 क्वार्ट्स ले लेते थे एक वीक के अंदर। मतलब काफी इसको हाई डोज माना जाता है अफीम की। तो ये इतना ज्यादा अडिक्ट हो गए थे कि इन्होंने इसकी 2 डोज लेना शुरू कर दी थी पूरे वीक के अंदर। नाउ बिगिन टू टेक ओवर हिज लाइफ, मतलब अपनी लाइफ को चलाने के लिए इन्होंने ये 2 क्वार्ट्स लेना शुरू कर दी थी इस अफीम की। ही सेपरेटेड फ्रॉम हिज वाइफ सारा इन 1808, और इस अफीम की वजह से इन्होंने अपने परिवार को भी छोड़ दिया था और अपनी वाइफ सारा को भी इन्होंने 1808 के अंदर छोड़ दिया था। क्वेरल विद वर्ड्सवर्थ इन 1810, और 1810 में वर्ड्सवर्थ से इनका झगड़ा हो जाता है। लॉस्ट पार्ट ऑफ हिज एनओटी इन 1811, और इन्होंने अपनी एनओटी को भी खो दिया था 1811 के अंदर। एंड पुट हिमसेल्फ अंडर द केयर ऑफ डॉक्टर डैनियल, और डॉक्टर डैनियल करके एक डॉक्टर थे जिनकी केयर में इन्होंने खुद को डाल दिया 1814 के अंदर, 1814 के अंदर। फिर ये काफी साल उन्हीं के साथ रहे, इन्होंने अपने परिवार को छोड़ दिया था, अपनी फैमिली से दूर रहे थे, क्योंकि अब इनकी हालत इतनी बुरी हो गई थी कि इनको सर्वाइव करने के लिए डॉक्टर की जरूरत थी। ओके, बहुत ज्यादा कॉन्स्टिपेशन की इनको समस्या हो गई थी। अब इन इज लाइफ टाइम कॉलरेज वॉज एडमायर्ड इन इंग्लैंड एज अ ग्रेट राइटर। पूरी लाइफ टाइम के अंदर इनको एडमायर किया गया है इंग्लैंड के अंदर एज अ ग्रेट राइटर, एंड गिव मैनी लेक्चर्स बिटवीन 1808 एंड 1819। 1808 से 19 तक इन्होंने बहुत सारे लेक्चर्स वहां पे दिए। हिज लेक्चर्स आर क्रेडिटेड विद रिन्यूइंग इंटरेस्ट इन विलियम शेक्सपियर। आप इनके लेक्चर्स को जब भी सुनते हैं तो आपको उसमें क्लियर दिखेगा कि कितना ज्यादा ये इन्फ्लुएंस थे विलियम शेक्सपियर से एज अ राइटर टू रीड एंड स्टडी। Toward the end of this time period, it is reported that Coleridge was often too debilitated by opium to lecture with his former zeal। अब यहाँ पे एक बात ध्यान देने वाली है कि जब 1819 तक पहुंचते पहुंचते ये ओपियम के इतना ज्यादा अडिक्ट हो गए थे कि इनको ओपियम लेनी ही पड़ती थी अपने फॉर्मर जील को रखने के लिए। फॉर्मर जील का मतलब यहाँ पे क्या है कि जो इनकी बॉडी की पहले ताकत थी ना, जो बॉडी की एनर्जी थी, उसको मेंटेन करने के लिए इनको अफीम लेनी ही पड़ती थी। समटाइम्स ही वॉज अनेबल टू अपीयर एट ऑल, और कई बार तो अपने इल हेल्थ की वजह से वो लेक्चर देने आते ही नहीं थे। ही इवेंचुअली पार्टेड फ्रॉम हिज फैमिली, वो अपनी फैमिली से दूर हो गए, वांट टू लिव इन द होम ऑफ हिज डॉक्टर, वो अपने डॉक्टर के घर पर ही रहे। वेयर ही फिनिश्ड द बायोग्राफी लिटरेरिया, जो कि इनका एक और मास्टरपीस है, वहीं पे इन्होंने लिखा, जो कि एक ऑटोबायोग्राफिकल बुक थी इनकी। कॉलेज डाइड इन हाईगेट लंदन ऑन 25 जुलाई 1834। अब क्या हुआ कि अपनी सर्वाइव करते हुए धीरे धीरे डॉक्टर के पास में, तो 1834 के अंदर लंदन के अंदर इनकी डेथ होगी एज अ रिजल्ट ऑफ हार्ट फेलियर। इनका हार्ट फेल होने की वजह से, ओके, बाय एन अननोन लंग डिसऑर्डर, और साथ में इनको एक लंग डिसऑर्डर भी हो गया था, मतलब लंग्स की एक बीमारी हो गई थी, पॉसिबली लिंक्ड टू हिज यूज ऑफ ओपियम, जो कि शायद इनके ओपियम की वजह से ही हुई थी। कॉलेज हैड स्पेंट 18 इयर्स अंडर द रूफ ऑफ गिलमैन फैमिली। 18 साल इन्होंने गिल फैमिली की छत के नीचे बिताए थे। वो बिल्ट एन एडिशन ऑन टू देयर होम टू अकोमोडेट द पोइट। इन्होंने पोइट को रिस्पेक्ट देने के लिए अपना एक एडिशन भी बनाया घर पे, ओके, इस पोइट के लिए। मेजर वर्क्स की बात करें, फियर्स इन सॉलिट्यूड 1798, सेम ईयर में आप देख रहे हैं नाइटिंगेल, कन्वर्सेशन पोइम, फॉरेस्ट एट मिडनाइट, डिजेक्शन एंड ओड। ये कुछ ऐसी पोइम्स हैं जिनको कन्वर्सेशन पोइम्स के नाम से भी जाना जाता है। टू विलियम वर्ड्सवर्थ 1807 में लिखा, बायोग्राफी लिटरेरिया मास्टरपीस,
नो डाउट द राइम ऑफ द एनिशिएंट मैरिनियर, क्रिस्टोबल, कुबला खान, फ्रांस एंड ऑल्ड, ये सारे कुछ इनकी मेजर कॉम्पोजिशंस हैं एसटी कॉलेज की। तो स्टूडेंट्स आई होप कि आपको कॉलेज की लाइफ के बारे में जो इंटरेस्टिंग फैक्ट्स हैं वो आपको अच्छे लगे हैं और आपने बहुत इनको एंजॉय किया है। और अब हम इनकी जो पोइम करेंगे कुबला खान, जो कि सिलेबस के अंदर है हमारे, ओके, BA B.Ed सेकेंड ईयर के सिलेबस के अंदर है, तो उसको हम पूरा करेंगे। आप हमारी वीडियोस को लाइक करते रहें, शेयर करते रहें, कमेंट्स में बताते रहें आपको कैसा लग रहा है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ ग्रेट टाइम।